Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear learners. Welcome to Chase Academy and a very warm welcome to English Grade 9. Dear learners, today we were supposed to do our lecture 5, but we will do it tomorrow, inshallah. This is lecture number 6 as it is now. This is regarding the reading competency. लेकिन इसमें आप देखेंगे how to structure it. So vocabulary as well, जिसके अंदर बहुत सारे words होंगे. तो रीडिंग से रिलेटेड हमारा ये है SLO, यहाँ पे रीडिंग है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लें. रीडिंग कॉम्पिटेंसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. और ये SLO हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, चीजें फेमिलियर हैं. वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दीज थिंग्स. कीवर्ड्स, एक्शन वर्ब्स जो हैं इसके अंदर सारे हम उससे बिल्कुल मुत्तफिक है. अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस SLO? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको आपके पेपर में पोम का कोई स्टैंजा आ सकता है. अब वो फर्स्ट स्टैंजा है, सेकंड, लास्ट भी आ सकता है, ठीक है. आपने उसको एनालाइज करना होगा. जब आपको फिगर्स ऑफ स्पीच यानी सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन इन सब की समझ है तो इसका मतलब है आप किसी भी पोम की फिगरेटिव लैंग्वेज में बात कर सकते हैं. अनसीन पोम, अननोन पोम कोई भी आ सकती है जो आपने नहीं पढ़ी, उसमें आप एनालाइज करेंगे फिगरेटिव लैंग्वेज को. अब ये जो फिगरेटिव लैंग्वेज के फिगर्स ऑफ स्पीच हैं या पोएटिक डिवाइसेस है, ये एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, ठीक है. कोई क्वेश्चन होगा कि बताएं इसमें पर्सोनिफिकेशन क्या है, एलिट्रेशन है, कहां है, एसोनेंस है, कॉन्सोनेंस है. सो ये सारी जो चीजें हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, एमसीक्यूज यानी आपके फॉर्मेटिव समेटिव दोनों में आ सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्कस हाउ ऑथर्स यूज लैंग्वेज. जब हम कहते हैं ऑथर्स, हम प्रोज और पोइट्री दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों में फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हो सकता है, बट हम स्पेसिफिकली पोइट्री की बात कर रहे हैं यहां पे. डिस्कस हाउ ऑथर्स यूज लैंग्वेज इंक्लूडिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज, कंसिडरिंग द इंपैक्ट ऑन द रीडर. Why do authors use figurative language? Because they want the reader to have an impact. इसलिए अपनी पोएट्री को पावरफुल बनाने के लिए, उसको ज्यादा एलैबोरेटिव, उसके साथ इमोशनली कनेक्ट करने के लिए रीडर को, ताकि कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी समझ आ जाएं, दे आर यूजिंग फिगर्स ऑफ स्पीच और फिगरेटिव लैंग्वेज. देन इंपॉर्टेंट थिंग इज आइडेंटिफाइंग द राइम स्कीम एंड फिगरेटिव लैंग्वेज इन पोम्स. पोम में हर चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. अगर वहां पे सिमिली के कुछ इंस्टेंसेस हैं, एग्जांपल्स हैं, सिमिली नजर आ रही है, आप उसको पॉइंट आउट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे. पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली, इस तरह इमेजरी, सिंबल्स, ये सारी चीजें आप पोइट्री में आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है. और इसके अलावा राइम स्कीम. वी नो दैट पोम्स आर मोस्टली दे हैव अ राइम. कुछ पोम्स राइम के बगैर भी होती हैं, जैसे फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स. लेकिन जब राइम होगी तो हमें राइम स्कीम निकालना पड़ेगी, ठीक है. आज हम देखेंगे कि डिफरेंट राइम स्कीम्स होती हैं, हम उनको भी गो थ्रू करेंगे इस लेक्चर में. दिस इज योर वर्टिकल लिंकेज. एंड नाउ let's discuss that writers and poets, they use figurative language. Why? To build imagery and give words more power. So if you just ponder upon this question, why can't they just say things normally like we do in our daily lives? The reason is that this kind of language, normal language, is forgettable. It's very forgetful. आप भूल जाएंगे, impact नहीं होगा, you will not connect emotionally with it. But when we are talking about some tools, some elements like hyperbole और इमेजरी और इस तरह की चीजें आपको ज्यादा क्लिक करेंगी. इट विल रेजोनेट विद यू, यू विल कनेक्ट विद देम एंड यू विल रिमेंबर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड. ऑलराइट. सो एंड नाउ figurative language, what does it do? It encourages the reader to bridge gaps between ideas, fill in details, make associations and form mental pictures or mental images. All right. Bridge gaps between ideas. So there are some ideas that need some visuals in your mind. Ideas को connect करने के लिए तशबीह दे दी जाती है, कंपैरिजन किया जाता है ताकि आपको चीज समझ आ जाए. Fill in details.
make associations, connecting, relating things together and form mental pictures. Some words, they are very descriptive. जब आप उसे पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में images आती हैं. And whenever you think about that poem, quickly you will have a highlight. पूरी highlight आपके दिमाग में एक रील की तरह वो चलना शुरू हो जाती है. So this is why figurative language is important. Now, yes, we know figurative language का as it is यानी literal meaning नहीं होता बल्कि figurative meaning. ठीक है, that is different than literal language जो कि हम daily life में use करते हैं. We are going to discuss a poem. We have already discussed it. It's called The Lake Isle of Innisfree. But we are going to read it thoroughly and solve the comprehension questions that are followed. Pre-reading. Why? Because pre-reading, while reading, post-reading, these are the reading strategies. Alright? So, what images or sensations come to mind when you think of a place where you can find peace and solitude? And how important is such a place in a busy modern world? Let's talk about the first one. So when you think about peace, सुकून, ज़हनी सुकून, कानों को सुकून, आंखों को सुकून आपको चाहिए. हमारी ऐसी जगह होती है, ठीक है? Maybe it's a corner of a room, maybe it's Muhammad's gaming room, gaming place. Maybe it's your comfort place, it's your peaceful place to relax, to have fun, to spend time with you. Or maybe it's a corner of the room, a small library with a sofa or a couch, so that you can sit over there, think about ideas, right? Or let's talk about, let's say a park, a garden, a picnic spot. Let's say northern areas में आपको जाके peace feel होता है, तो आपकी बहुत सारी जगह हो सकती हैं. What images or sensations come to mind? So if I talk about myself, whenever I think about a peaceful place, I think about, like, I see books in which I can find peace, or maybe I see a very long road. All right, when I think about peace, I think about traveling alone on a very long road, or maybe I'm in my study, I'm reading something. बहुत सारी images आपके दिमाग में आती हैं. When I think about peace, I think about maybe a flower, a heart, a dove, a pigeon. बहुत सारी images आपके ज़हन में आएंगी. So, how important is such a place in a busy modern world? We know modern world is full of hustle and bustle. City life, urban life is full of hustle and bustle. You're running from morning till evening. You are always in a hurry. You are completing your tasks. There are honking of cars, and there are a lot of different things. So we just need a quiet life, because this life is not natural. Naturally, फितरत पे अगर बात करें, instinct पे, this is not the life that we are actually made for. So that's why it feels artificial. It feels made up. All right. So in our nature, हमारी nature में है कि हम peaceful रहें, तलाश करें, greenery से surrounded रहें, peaceful. Birds are chirping and we are listening to the natural music of nature, natural sounds. So that's why we now अभी हमने इसके बारे में discuss किया in the pre-reading. Now we will read the poem carefully. The Lake Isle of Innisfree. This is a place where the poet is talking about. अच्छा, speaker कौन है? William Butler Yeats. All right. Poet भी यही है और speaker भी यही है. ठीक है? I will rise and go now and go to Innisfree. All right. I will rise from all this nonsense and shore और जितना भी है, मैं इनसे उभरूंगा और जाऊंगा. और कहां जाऊंगा? Innisfree. इसकी फेवरेट जगह है, कोई भी प्लेस हो सकती है, ठीक है? And a small cabin built there. वहां पे एक छोटा cabin बना होगा of clay and wattles made. Clay का primitive life, very natural, close to nature, like a small cabin. Think about it. Small cabin. आपके दिमाग में आ रही है तस्वीर? Peaceful, surrounded by greenery, all right, and all these natural things. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee. So he's
talk, I will have 9 bean rows. I will have a hive for a honeybee, the home of the honeybees, where they make up and do their stuff, and live alone in the bee loud glade. And he wants to live alone. He does not want any company. He wants to be by himself. वो अपने साथ रहना चाहता है. इसको क्या कहते हैं? Solitude, tranquility, just normal, alone. Why? So that he can communicate with himself. वो अपने आप से बात कर सके, हम कलाम हो सके, ताकि वो आइडियाज को, जो भी उसके दिमाग में उलझने हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको बैठ के एक एक करके आराम से, बगैर किसी शोर के, बगैर किसी और इंसान के, आराम से वो उसको कर सके. नाउ दिस इज अ स्टैंजा, राइट? एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो. मैं वहां पे थोड़ा सा सुकून, सम पीस, ऑलराइट. अच्छा, वो इतना शोर से तंग है कि उसको लगता है कि पीस भी थोड़ा सा भी मिल जाए तो बड़ी गनीमत है, बड़ी बात है अगर थोड़ा सा भी मिल जाए. आई विल हैव सम पीस, जैसे ये बड़ी कीमती चीज है, ठीक है. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि पीस, सुकून जो परमानेंटली होता है, जो कि खो चुका है कहीं पे, वो आराम से आता है, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग. किस तरह जैसे वेल से, पर्दे से कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता पर्दा सरकता है तो नजर आती है, इसी तरह पीस आहिस्ता आहिस्ता आता है. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. नाउ क्रिकेट सिंग्स, do cricket sings? Do they really sing? This is personification. All right, this is personification. Veils of the morning, ये उस स्नो को कह रहा है, तो ये मेटाफर है, ठीक है. Their midnights all a glimmer and noon plays a purple glow, and evening full of the linnet's wings. So this is all imagery. अगर आप सोचें इसके बारे में, the midnights all a glimmer. Think about midnight, the middle of the night, and noon a purple glow. और noon जब होगा, then it will look like it's glowing with purple shade, purple color, and evening full of linnet's wing. So when the evening time comes, then there are, you know, fireflies, linnets, उनके पर, उनके जैसे जुगनू होते हैं, they are very bright and they're glowing and they are surrounding you. It feels very peaceful, like close to nature, right? I will rise now, I will rise and go now, for always night and day. अब यहां पे देखिए repetition है ना, I will rise and go now, फिर आ गया I will rise and go now. क्या है? repetition हो रही है. repetition करना एक टूल है. दिस इज अ टूल, इट्स अ पोएटिक डिवाइस, जिसमें आप चीज को रिपीट करते हैं. क्यों? ताकि उसकी अहमियत वाज़ेह हो जाए, इसलिए हम उसे रिपीट करते हैं. फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर. लैपिंग, जब वाटर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता किनारे के साथ लगता है, लैपिंग साउंड. लैपिंग इज ओनोमेटोपिया. जैसे स्प्लैश है कि कोई चीज आप पानी में फेंके तो आवाज आती है, एक अजीब सी आवाज आती है, उस आवाज को हमने एक वर्ड बना दिया है जिसे हम कहते हैं स्प्लैश, ठीक है. अब स्प्लैश एक वर्ड है, लेकिन ओरिजिनली क्या है? साउंड है. इसका मतलब है ओनोमेटोपिया है. क्या है मोहम्मद? ओनोमेटोपिया. इट्स अ डिफिकल्ट वर्ड, स्पेलिंग्स आर आल्सो डिफिकल्ट, बट जस्ट कीप अप विद इट. ऑलराइट, ओनोमेटोपिया. लैपिंग is onomatopoeia. While I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in the deep heart score. अभी इस टाइम पे उसने हालांकि तहिया किया, बार बार कह रहा है मैं जाऊंगा, इसका इरादा है बहुत ज्यादा एक्शन को करने का, जाने का, लेकिन अभी वो इस वक्त कहां पे है? सिटी में है. वहां पे किसी फुटपाथ पे, किसी पेवमेंट पे खड़ा है. गाड़ियों का शोर, हसल बसल, स्ट्रीट वेंडर्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, all of that places. So he's now, while I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in the deep heart score. और ये सारी चीजें, ये सारी आवाजें और सारी इमेजेस उसको वहां खड़े होके अभी वो दिल की गहराई में जाके फील कर रहा है, लेकिन अभी वो सिटी में है. कंपैरिजन भी कर रहा है वहां का जहां उसने जाना है और जहां पे अभी वो है. रोडवे पे खड़ा है. अब बताएं, रोड पे खड़े हो कैसी आवाजें आती हैं? हॉकिंग की, ठीक है. बहुत सारे लोगों का शोर है, गाड़ियों का शोर है, इंजन्स का शोर है. पेमेंट्स ग्रे, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर. आई हियर ऑल दोस दैट पीस इन माय हार्ट. या वो ये भी कह सकता है कि ये चीजें, ये आवाज सारी जो है वो मेरे दिल में ऐसे खटक रही हैं, मुझे तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं. तो ये पोम, अब
थीम क्या है इसकी? पीस, ट्रैंक्विलिटी, सुकून, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, अपने साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, ये इसकी थीम है। मेन आइडिया तो यही है ना कि मुझे शहर की लाइफ नहीं पसंद, मैंने कहीं दूर सुकून वाली जगह पे जाना है और अपने आप को एक्सप्लोर करना है, डिस्कवर करना है, अपने आप के साथ कनेक्ट होना। क्या देखा हमने यहाँ पे? राइम स्कीम की अगर बात करें, इंस फ्री, यस, हु इज गोइंग टू टेल मी द होल राइम स्कीम राइट नाउ? यस, A, A B A obviously, B yes, A, yes, Abiha is active. A, B, A B A B A, B, अच्छा, अब नया स्टैंजा आ गया है, फिर वही A, A B A B B, A, B, इसका मतलब है कि हाँ, A, B, A, B, A, B, ये इसकी राइम स्कीम है, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि आप दोबारा उसको ए बी फिर सी शुरू कर दें, फिर डी शुरू कर दें। थ्रू आउट पूरे स्टैंजा में, सारे स्टैंजाज में एक ही राइम स्कीम को फॉलो किया गया है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द राइम स्कीम ऑफ एक्स वाई जेड पोम, देन यू विल डिनोट देम विद अल्फाबेट्स, and this is written by W.B. Yeats. All right, what is the theme? Nature, peace and spirituality. All right, okay. अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ पोम इज दिस? ये फ्री वर्स पोम नहीं है, ये रिदमिक पोर्ट है। ऑलराइट, ये रिदमिक पोर्ट है, ये कोई नैरेटिव भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, कोई स्टोरी नहीं आपको सुना रहा, ठीक है। सो इट्स नॉट नैरेटिव, इट्स नॉट फ्री वर्स, रादर इट इज रिदमिक। द पोम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लिरिकल बैलेड। जिस तरह उर्दू में होता है ना गजल, नज्म, गीत, शायरी, और इस तरह इंग्लिश में भी कई किस्में हैं। तो दिस इज लिरिकल बैलेड। नाउ a lyrical ballad is a type of poem that tells a story and is traditionally set to music. Now this is kind of like telling a story but not pretty much, and you can make music out of it. You can make a song, you can sing it along with music. English language ballads are typically composed of 4-line stanzas, as we have just seen over there. A B C B rhyme scheme, or A B, I think it's A B A B. Well, this well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो नहीं गया, वो ऑलरेडी उस जगह के बारे में इतना कुछ जानता है। इसका मतलब है he is aware of that place. Now think about your childhood place. Maybe it's your नानी का घर, या उसके साथ वाला कोई पार्क या गार्डन या पोर्च, कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जहां पे आपने अपने शुरू के साल गुजारे थे, जो कि आप अभी डेवलप हो रहे थे एज अ पर्सन। वो कोर मेमोरी है आपकी, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जो आप बार बार याद करते हैं, ठीक है। उसमें क्योंकि आप बिल्कुल टेंशन फ्री थे, आप पीसफुल थे, सो दैट्स व्हाई यू लिंक विद दैट। नाउ व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज Innisfree? This is a question. After reading the poem, now can we figure out the answer? Yes. Innisfree is a very natural place. It's a place of peace. It's close to nature. ठीक है, it's away from the hustle and bustle of the urban life and the city, the big cities. All right, how well does the poet show the feeling of wanting and escaping in the लेक आइल ऑफ Innisfree? किस तरह पोर्ट ने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया कि मैंने यहां से एस्केप करना है जहां मैं अभी हूं, और Innisfree जाना है। He made comparison between the two places and he showed determination that I will go. He repeated the word go now and I will go to now Innisfree. तो बार बार वो लफ्ज, it means he is desperate. इसका मतलब है वो बहुत जो है क्या कहते हैं उसे उर्दू में, बेताब है जाने के लिए। इट्स वेरी डिटर्मिनेंट, ही इज वेरी excited and looking forward to it. What does the poet mean when they talk about the wails of the morning in relation to peace on Innisfree? How does this imagery help us feel a certain way when reading the poem? The wails of the morning, you know, when morning comes, it comes in layers, it comes in waves. It slowly the veil is lifted up and the morning is there, like the full sun, the sun is rising and it's on its peak. And that's how he said, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता सुबह होती है, बहुत से पर्दे हैं रात और सुबह के दरमियान, इस तरह पीस भी जो है, पीस कम स्लोली, ड्रॉपिंग स्लो, राइट। उसने
पीछे बात की थी, और आप इसका रेफरेंस भी दे सकते हैं, इसको रेफर भी कर सकते हैं कि दूसरे स्टैंजा की पहली लाइन या पहले स्टैंजा की चौथी लाइन में उसने ये बात की है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लेक आइल ऑफ इंसफ्री टू द पोर्ट? क्या अहमियत है उसकी उसकी नजर में लेक आइल ऑफ इंसफ्री? यस, he feels very much relaxed and peaceful. It's very important for his peace. Lake Isles of Innisfree is his childhood's favorite place. So इस तरह का हम इसमें आंसर लिख सकते हैं. How does the poet draws a contrast between Innisfree and the city of his residence? Yes, यहां पे देखें उसने क्या कहा था? While I stand on the road or on the pavement's gray. He's standing over there. शोर में खड़ा है और किसकी longing कर रहा है? What is he desiring for? A very peaceful place. So this is how he compares. कि city life is full of shore, full of noise. Noise pollution is there. Lot of different pollutions are there, right? Noise pollution, air pollution, water pollution, and so on. That's how he made a comparison. इसी तरह, in what ways can individuals today relate to the idea of finding contentment in a modest dwelling surrounded by nature? This is like a very good open-ended question, and this is higher order thinking question. ऊपर वाले questions भी सारे higher order thinking questions थे, basically. Okay. So, इसका आंसर आप खुद लिखेंगे. क्या आपको भी ऐसी जगह की कभी जरूरत या डिजायर पैदा हुई? How do you think this is important to you as young people, as generation alpha, generation Z? How do you feel? All right. Identify the rhyme scheme. Yes, we have identified it. What is the central theme? It's peace, nature. There can be multiple themes, multiple main ideas. All right. What does the phrase hive for the honeybees suggest? जिस तरह हनी बी की हाइव होती है जहां पे वो काम करती हैं, जहां पे वो रहती हैं, they collaborate. So it's like a peaceful place. All right. Hive for the honey bee. All right. Imagery. The last line in the poem, and live alone in the bee loud glade. Now this is an example of imagery. Bee loud glade. See, he's living over there with honey bees and their hives. All right. So repetition. हमने repetition भी देखी थी. I will rise and go now. This is repeated twice, right? पहले स्टैंजा में और आखिरी स्टैंजा में repetition हुई है. तो repetition है, इसका मतलब है ये गलती से नहीं हुआ, ये उसने खुद जानबूझ के repetition डाली है ताकि उसमें एक इफेक्ट और इम्पैक्ट पैदा हो. ठीक है. Personification. Yes, where the cricket sings. ये क्रिकेट इंसेक्ट की बात कर रहे हैं हम. ठीक है. तो do they sing? No, they just make noise. Sing करना या गाना जो है ये तो ह्यूमन क्वालिटी है, तो हमने क्रिकेट्स को दे दी, तो पर्सोनिफिकेशन है. ठीक है. ऑलराइट. Then metaphor, wails of the morning. Wails of the morning is a metaphor for the fog. जैसे अब देखिए फॉग है, अभी इस सीजन में जब फॉग होगी सुबह आपको कुछ नजर नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता चीजें वो हटेगा और आपको क्लियर चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी. तो वेल्स ऑफ द मॉर्निंग इज अ मेटाफर फॉर द फॉग. द मॉर्निंग फॉग अराउंड इंसफ्री इज व्हाइट एंड अपीयर्स टू हैंग डाउनवर्ड जस्ट लाइक अ वुमन्स वेल. तो पर्दे के साथ, औरत के पर्दे के साथ, वेल के साथ उसने मॉर्निंग को फॉग के साथ, फॉग वाली मॉर्निंग को कंपेयर कर दिया. डायरेक्ट ही कह दिया उसने, तो मेटाफर है. अगर वो लाइक या एज का वर्ड यूज करता तो सिमिली होती. उसने डायरेक्ट उसको कहा है, तो ये मेटाफर है. एलिट्रेशन है. यस, द एच साउंड इन हाइव एंड हनी, द आई साउंड इन लैपिंग एंड लो. ऑलराइट. L sound, sorry, not I sound, rather L sound. Lapping, low. ये क्या है? Alliteration. Is it assonance or consonance? Consonance, because L is a consonant. Assonance, the repeated O sound. As you can go now and go to Innisfree. O sound बार बार आ रही है इसमें. O. ये देखें, O and O. इसी तरह noon and glow. You can find the vowels in all these different words. So alliteration and assonance.
ऑनोमेटोपिया, लैपिंग, लैप, जब ऐसे कोई चीज मतलब इस तरह पानी आप एकदम फेंके ना किसी चीज पे, जो बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस है, तो एक आवाज आती है, वो लैप, ऐसे लगता है लैप हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह, अब इसी तरह वर्ड है स्लैप, स्लैप, इट्स अ ऑनोमेटोपिया, जो थप्पड़ है ऑनोमेटोपिया है, वो जो आवाज आती है ना उसको वर्ड बना दिया, ठीक है। कपल्ड राइम, नाउ राइम क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की राइम्स हैं हमारे पास, यस, पहले हम टाइप्स ऑफ राइम पे बात करते हैं। राइमिंग स्कीम इज द पैटर्न एंड ऑफ एंड राइम्स। हम राइम स्कीम में आपने देखा कि सिर्फ एंड वाले वर्ड्स को राइम उसके साथ मिलाते हैं, शुरू वाले वर्ड्स को नहीं, सो उसको एंड राइम कहते हैं। और लाइन्स इन अ पोम और सॉन्ग, इट्स लाइक अ बुलेट ब्लूप्रिंट दैट आउटलाइंस व्हाट साउंड ईच लाइन शुड एंड विद। सो दिस इज द एंड राइम्स, द राइम्स। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कपल्ड राइम। इसका मतलब है दो बार होगा ना, बिकॉज इट्स अ कपल। अब ये शेक्सपियर का एक एक्सर्प्ट है फ्रॉम मैकबेथ, इट्स अ वेरी फेमस प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। डबल, double tail and trouble, fire burn and cauldron bubble, fillet of a fenny snake, in the cauldron boil and bake. Trouble, bubble, snake, bake, A B B। जैसे मतलब ये देखें, ए ये कपल है, बी ये कपल है, तो ये किस तरह की राइम स्कीम है? कपल्ड राइम। ऑलराइट, क्लियर हो गया मोहम्मद? कपल्ड राइम। व्हाई इज इट कॉल्ड कपल्ड राइम? बिकॉज दे आर इन पेयर्स। देन बैलेड राइम। बैलेड राइम कैसी है? दिस इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम एस.टी. कॉलरिज पोम राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, इट्स अ वेरी फेमस पोम। द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही, and he shone bright and on the right went down into the sea, higher and higher every day till over the mast at noon the wedding guest here beat his breast for he heard the loud bassoon। अब यहां पे देखें, लेफ्ट ए, अब लेफ्ट मैच नहीं कर रहा ना, बी कह देंगे। राइट मैच कर रहा है किसी के साथ, ए लेफ्ट, ही राइट, लेफ्ट राइट नो, यू कैन कॉल इट सी, सी। और ही मैच कर रहा है, बी कह देंगे। डे मैच कर रहा है किसी के साथ, इसको हम क्या कहेंगे? डी, डी। राइट। नून, नून भी मैच नहीं कर रहा, हम इसे ई कह देंगे। वो सर लास्ट में बसून के साथ नून मैच कर रहा है। ये देखें, ई, नून इसके साथ मैच कर रहा है ना, और ब्रेस्ट इज राइट, नॉट मैचिंग विद राइट एनीथिंग। ब्रेस्ट। ई एफ, सर ब्रेस्ट राइट के साथ मैच नहीं कर रहा। किसके साथ? राइट राइट ब्रेस्ट, नो, इट्स नॉट राइमिंग। या लेफ्ट ब्रेस्ट, लेफ्ट, इनकी एंडिंग साउंड्स तो मिलती नॉट हैं। डायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, बहुत फर्क है उसमें, ठीक है। सो ए बी सी डी ई एफ ई, ये एक बैलेड राइम की ये स्कीम होती है, बिल्कुल बेतुकी सी और बिल्कुल इसी तरह की जैसे अभी हमने देखी। वो लिरिक बैलेड था जो हमने अभी पढ़ा, वो लिरिकल बैलेड था। ऑल्टरनेटिंग राइमिंग, इसका मतलब है ये ऑल्टरनेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आई नो नॉट हाउ इट फॉल्स ऑन मी this summer evening hushed and lone। अब ये lone, tone, soothingly and me, are they matching? Yes, lone and tone, a b alternating, ठीक है, a b alternating है। enclosed rhyme, why is it called enclosed? अभी आप देखेंगे। I hold it true whatever befall, I feel it when I sorrow most, 'tis better to have loved and lost than never to have loved at all। अच्छा, befall, most and lost and all, a b b a b b a। enclosed है, एक जैसी राइम है ना दोनों, ये दोनों बंद हैं, डबल बी
is enclosed in left and right, which is the same. That's why it's called enclosed rhyme. Now these are all the different types of rhymes जो कि आप identify कर सकते हैं. For the homework, you have to read this poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening, identify the rhyme scheme and also the use of figurative language. Each and every figure of speech or poetic device that is there, चाहे वो sound की हो यानी onomatopoeia हो, alliteration है, या वो images की हैं जैसे images, symbolism, hyperbole भी हो सकता है, simile, metaphor, personification, वो सारी जो भी आपको यहाँ पे मिलती हैं वो आपने find करनी है. This another worksheet. Yes, it's a worksheet related to the main lesson, and you will get all these things. This is all about today's lecture, dear learners. I hope कि हमने successfully उस SLO को achieve किया, and you can find the questions in subjective part जिसमें आपको analyze करना पड़ेगा figurative language को, or you can get your MCQs as well. This is all about today, students. I hope now you will practice this SLO and practice your worksheet and the given poem again and again till you get it right. Thank you so much. Take care of yourselves. Allah Hafiz.